कि सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। गृहमंत्री का पहले ये लेटर आया है, तो आपको बस्तर पंडू के भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले सवाल, क्या संदेश माना जाए नक्सलियों की तरफ से? दबाव पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, हार्डकोर इलाके में हमारे जवान घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। इस पत्र में जो दिनांक दिया हुआ है वो 28 मार्च का है, तो ये पहले ही लिखा हुआ पत्र है। अभी आज ये अप्रैल महीने में हमको मिल रहा है, तो उनके आने से पहले, माननीय अमित शाह जी के आने से पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने पर उनको जरूर इस विषय का ध्यान भी दिला करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो स्वयं ही बार बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से चर्चा होकर के सब कुछ समाप्त हो जाए और सब मुख्यधारा में आकर के अपना जीवन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, ऐसा वो बार बार चाहते हैं। ये जो लेटर आया है इसमें तरीके की इन्होंने को विड्रॉ करें तब हम आएंगे और बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको रोका जाए, तो इन सब सारी डिमांड्स को कैसे देखते हैं? क्या ये वाजिब है? और दूसरा 2 महीने की जो सरकार है, इसमें जो कार्य महीने पर्टिकुलर नेशनल इलाकों में डेवलपमेंट को लेकर उस पर आप इनके पत्र में एक जगह लिखता है कि ये जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, ये संविधान की अवधारणाओं को नहीं मानती। मैं इस पत्र में यही पूछता हूं, क्या ये संविधान को मानते हैं? को समझना होगा। जो आप स्वयं ही भारत के संविधान को मानने को हम तैयार हैं। भारत के संविधान को मनवाने के लिए ही किसी गांव में अभी अगर तिरंगा झंडा गड़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो वो इसीलिए फहराया जाता है कि वहां भारत का संविधान लागू हो। वहां किसी एक व्यक्ति का कानून, किसी एक व्यक्ति का नाम लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, वहां भारत का संविधान लागू हो, इसीलिए यह किया जाता है। अभी विगत 1.5 वर्षों में 40 गांव ऐसे हैं जहां ध्वजारोहण किया गया विगत 3 राष्ट्रीय उपलक्ष्यों में, मार्च जनवरी 24 में, अगस्त 24 में और 26 जनवरी 25 में 40 गांव में पहली बार। इन 40 गांव में भारतीय संविधान लागू किया गया। इससे पहले तो ये नहीं होने देना चाहते थे, अभी उन्होंने अपने पत्र में ऐसा लिखा। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। अगर चर्चा करना है तो मैं पुनः कहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार भी तैयार है और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं केंद्र की सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और इसमें किसी का निर्धारण हो, किसी चैनल का निर्धारण हो तो बात किया जाए और बात करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है और उस पुनर्वास नीति के माध्यम से नक्सली समर्पण करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। सर, लगातार इस समय उनका पत्र आता तो कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा कुछ लगता है क्या? या अभी माना जाए कि दबाव में और जवानों को भ्रमित करने के लिए क्या ये पत्र जारी किया? मैं आपको तीनों ही बातें, चाहे जवानों को भ्रमित करने हो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारा कहीं मन भटके, कहीं कुछ नहीं होने वाला। भाई, हमारा कोई मन नहीं भटकने वाला। हमको बड़ी स्पष्टता है क्या करना है, एकदम स्थिति स्पष्ट है। सरकार 100 बार चाहती है चर्चा हो जाए, बात हो जाए और आप मुख्यधारा में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, व्यवस्थित जीवन जिए। सरकार बिल्कुल चाहती है। साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुंचने चाहिए। ये भी हो सकता है कि थोड़ा नरम करने के लिए भी थोड़ा टाला जाए, ये भी हो सकता है कि ये भी साजिश हो सकती है। तेवर का कोई मसला ही नहीं है। सरकार 100 बार बिल्कुल विनम्रता के साथ ही चाहती है कि चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए और ये मामले समाप्त हो जाए। जिले हैं जो नक्सल मुक्त होने के कगार पर हैं। मुझे लगता है कि 3 ही जिले अब ऐसे शेष रह गए हैं जहां पर कहीं हमारी एक्सेसिबिलिटी कम है। बाकी हर जिले में एक्सेसिबिलिटी है। सभी जिलों के सभी गांव तक आप जा सकते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर थोड़ा छोड़ दें, बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। इस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों की नहीं, वार्ता होगी तब वो बंद होगा, पर वार्ता शुरुआत हो जाए पहले। शुरुआत का अर्थ यह है कि उनको स्पष्टता करनी होगी। कोई युद्ध विराम कर देंगे कहने का कोई अर्थ थोड़े होता है। बातचीत करना है तो बातचीत किया जाए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछली बार भी मुझे पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप कहते हैं बातचीत करना है तो क्या आपने कोई समिति बनाई? मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था
भाई 10 बार सरकारों ने समितियां बना ली है, बात होती नहीं है। अभी बनाना है भैया उनको समिति, वो बनाए। अभी उनको किसी को भेजना है वो भेजें सरकार के पास। ये सरकार और नहीं भेजने वाली। हम अपील कर सकते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, उनको भेजना है वो जरूर भेजें, हम बिल्कुल बात करेंगे। सर, नई नक्सल नीति पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी लाए, पुनर्वास, नई नक्सल नीति को बेहतर करने के लिए और कुछ पहल की। देश की सर्वश्रेष्ठ नीति यहां लागू है। पिछली बार जो था वो नक्सल उन्मूलन के लिए नीतियां थी। अभी बहुत स्पष्टता है नाम के साथ ही कि नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण करते हैं उनका पुनर्वास, और जो इसके लिए इससे पीड़ित है, नक्सलवाद से पीड़ित है, उनके पुनर्वास की नीति सरकार लेकर आई है। और अब तक के देश के सारे पुनर्वास नीतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तक के छत्तीसगढ़ के सारे प्रावधानों में सबसे अच्छा है। मतलब मैं आपको अभी आपको पीडीएफ तो भेजा हुआ है, उसका उसकी अधिसूचना भी हो गई। अब तक का सबसे बढ़िया है ये। जो नक्सल आंदोलन चला है, जब भी वो प्रसार में आते हैं तो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके की जो प्रपोज अटैक्स वो करते हैं, तो क्या जो ऑपरेशन हैं तो भी उसी तरीके से जारी रखा जाए जैसा हो रहा है, या ये जो बातचीत हुई तो उससे थोड़ा भैया इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली कहा था कि हम बात करना चाहते हैं, मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने का, ऐसे थोड़ी बात होती। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी, बताएं क्या बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं, इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहां पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूं, परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। आपने बहुत पहले की थी और उसके बाद मैं आज तक वही कह रहा हूं कि हम तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यह भी कहा कि पत्रकार साथियों ने भी और सदन में भी मुझसे कहा गया कि आपने कोई समिति बनाई क्या। मैंने सदन में भी स्पष्ट किया, मैं यहां भी पत्रकारों के बीच में भी स्पष्ट उस समय भी किया था, आज भी करता हूं। समिति उमिति सरकार नहीं बनाने वाली। भाई क्लियर रखना है बात को कि 10-10 समितियां सरकार की तरफ से बनी, परिणाम नहीं निकला। भाई अगर उनके मन में भाव है चर्चा का तो हम तैयार हैं। वो बनाए समिति, वो भेजें जिसको भेजना है, वो जिस भी चैनल से बात करना चाहें बात करें। मैंने पहले भी कहा व्हाट्सएप कॉल पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार हैं, फोन कॉल पर तैयार हैं, किसी को भेजेंगे तो हम तैयार हैं, उसको कुछ नहीं किया जाएगा इस वादे के साथ तैयार है, हम सब बातों के साथ तैयार हैं। लेकिन ये न सोचे कि सरकार घुटने के बल आकर के और कहीं किसी के साथ वार्ता करने के लिए समिति बनाकर किसी को खोज के ला करके भेजेगी, ऐसे नहीं होने वाला है। वो भेजें जिनको भेजना, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल बात करेंगे और बात करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ चर्चा है और इसलिए आग्रह है मुख्य धारा में आए और आगे बढ़े। ये जो पत्र है वो शांति वार्ता के लिए चर्चा की, मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने स्वयं ही लिखा है अपने उस पत्र में। उन्होंने लिखा है कि पिछली बार हमने कहा कि 6 महीने तक के उसमें कैंप से बाहर ना निकले और ये अब फोर्सेस कम कर लिए जाए और हथियार बंद कर दिए जाए, जमा कर दिए जाए तो हम चर्चा करेंगे। उसके लिए तो उसी समय बात हुई थी। भाई इन शर्तों के साथ थोड़ी चर्चा होगी, चर्चा होगी, निःशर्त चर्चा होगी। और अभी भी हम तैयार हैं, माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, माननीय विष्णुदेव साय जी तैयार है, चर्चा में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार कोई समिति विमिति नहीं बनाएगी, जो उनको बनाना है, जो चैनल यूज करना है वो किया जाए, हम तैयार हैं बात के लिए। देना पड़ेगा, कह तो रहे हैं, हाँ तो दीजिए ना भाई, मैं कह रहा हूं फोन पर तैयार हूं भाई, और कैसे कहा जाएगा, ये चैनल नहीं है, हम फोन पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार है भाई। आप व्यक्तिगत किसी को भेज दें उसकी सुरक्षा के जिम्मे के साथ तैयार है, और कैसे होगा ये लड़ाई। अब जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अब उल्टा हो रहा है, पहले हम जवानों को खोते थे, अब नक्सली मारे जा रहे हैं।
क्या माना जाए, ऐसा कौन सा डर इनके बीच आ गया कि पत्र जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि बस बात कर लीजिए और रास्ता भी कर लीजिए? आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि आप खुद अंदर तक गए हैं, तमाम ऐसी जगहों पर गए हैं जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं था? अब बस्तर की जनता नहीं चाहती ये लाल आतंक हो। बस्तर की जनता नहीं चाहती। बस्तर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ इसको समाप्त करना चाहती और स्वतंत्रता चाहती। वो पराधीन नहीं रहना चाहती है बस्तर की जनता। अब बस्तर की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर न आए। वो चाहती है ये सब आए। और जब जनता ही चाह लेती है भैया, तो जनता जनार्दन होती है। जनता ने चाह लिया तो सब कुछ होता है। इसलिए मुझे बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि आधार उनका समाप्त हो चुका है। कुछ लोग हैं गिने चुने जो उस दिशा में अभी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बड़ी तीव्रता के साथ सरकार ने उस पर काम किया है। जनता ने काम किया है, विभिन्न संस्थाओं ने काम किया है। सरकार ने बहुआयामी काम किए हैं। जो जितने भी उनके अलग अलग आधार हैं, उन आधारों को समाप्त करने के लिए जनता के बीच में विकास कार्यों को ले जाकर के काम करना शुरू किया है और पुलिस के ऑपरेशन भी हुए। इन सारी बातों के बाद भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, एक गोली नहीं चलाना चाहती। आप जिस चैनल को चाहें यूज करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इसकी तो बड़ी प्रतीक्षा थी, बड़े दिनों से बहुप्रतीक्षित बिल आज आया है। इसमें दो बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। मन भर के नहीं आया है अभी भी, और भी होने चाहिए थे प्रावधान जो शेष हैं। आज मैं सुन रहा था किरण रिजिजू जी को, वो बता रहे थे कि दुनिया में सर्वाधिक संपत्तिवान भारत का वक्फ बोर्ड है। और सर्वाधिक संपत्तिवान जो भारत का वक्फ बोर्ड है, उसने जब 2013 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 2023 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो 3 करोड़ की वृद्धि बताया, जबकि ये 8-10 हजार करोड़ की वृद्धि वाला होता है। और अगर वो उतना वृद्धि वाला बताते तो सारे लोगों को, उनके सभी लोगों को, मैंने मुस्लिम समाज के बहुत सारे गरीब तबके को उसमें फायदा होता है। ये कुछ लोग बैठकर खा रहे हैं पैसे और उसको अलाउ किया जाए, ये कौन सी बात होती है भाई? आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात को कि वक्फ को भी कानून के नीचे लाया गया। पहले तो ये कानून के ऊपर हुआ करता था, कोई कानून इस पर लागू था नहीं। वक्फ का बिल ऐसा था कि उसको सुप्रीम कोर्ट में आप उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते थे। तो अब ये कम से कम चैलेंजेबल हुआ है, ये बड़ी बात हुई है। इसके साथ ही साथ बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के अन्य वर्गों को भी लिया जाने लगा है। शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, उनको भी लिया जाने लगा है। उसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है, अन्यथा मुस्लिम महिलाओं को हमेशा वह समाज नीचे ही रख लेता है, यह भी बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का, वक्फ का ट्रिब्यूनल जो है, उसके निर्णय को भी हाई सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया जा सकता है, यह बहुत बड़ी बात हुआ है। देश में लैंड बैंक जितना है, जितना सर्वाधिक जमीन किसके पास है देश में, तो वो वक्फ के पास है। मुझे पूरा अंदाजा नहीं है, वो वक्फ के पास है। और वो पूरी दुनिया से जितने वक्फ बोर्ड है, दुनिया में जितने भी और व्यक्तिगत जमीनें होंगी, संस्थागत जमीनें होंगी, उन सबसे ज्यादा है इनके पास। लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, अखिलेश यादव वही कह रहे हैं ये पूरी कवायद कौन कितना बेहतर हिंदू है, इसको बनने की हो रही है, इसीलिए इसके बारे में इस तरीके से बीजेपी बात कर रही है, उसके नेता बात कर रहे हैं। भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप किसी संस्था को ऐसे कैसे अलाउ करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो सके? क्या करेंगे? क्या किसी संस्था को, उस संस्था का भैया प्रावधान क्या थे आपको ध्यान होगा, अगर वो कह देगा कि अगर ये जो पूरा प्रेमाइसेस है ये वक्फ का है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, फिर कलेक्टर की जिम्मेवारी है कि इसको पोजीशन में लेकर के उनको दे, ये प्रावधान है। ये प्रावधान कैसे माने जा सकते हैं? ये कौन ज्यादा हिंदू कम हिंदू का मामला नहीं है भाई, ज्यादा भारतीय कम भारतीय का मामला है। भारतीय कौन ज्यादा है इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। मुस्लिम समाज में खुद प्रसन्नता है इस विषय को लेकर के। मुस्लिम समाज के गरीब तबका बिल्कुल ये मानता है कि वक्फ के नाम पर कुछ लोग अपना घर चलाते हैं, कुछ लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और बाकी पूरा समाज इसमें पिछड़ा हुआ है। बहुत स्पष्टता है इस बात में। मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट करे है क्या चीज? सौगातें मोदी देने के बाद वक्फ के नाम पर सब कुछ छीन लेना चाह रहे हैं भैया। वक्फ जैसी कोई चीज किसी भी धर्म विशेष के लिए भारत में होनी ही नहीं चाहिए, ये बड़ी स्पष्टता है भाई। और अभी भी मुझे ये लगता है कि जितना जो कुछ है
मैंने कभी गुरुद्वारे को कह दिया गया कि वक्फ का है, कभी किसी को मंदिर को कह दिया गया वक्फ का है। जब मैंने इस्लाम का उदय नहीं हुआ था उससे पुराना मंदिर भी वक्फ का हो जाता है? ये कैसे संभव होता है भाई? तो ऐसे नहीं होता है भाई। इसको तो प्रावधान को तो और कठोरता से लागू होना चाहिए था। अभी जो भी है मैंने सम्मिलित सरकार है, सम्मिलित सरकार का जो निर्णय है वो सामने आया है। यहाँ की वक्फ बोर्ड किया है कि वहां भी कब्जा 17,000 प्रकरण पड़े हैं भाई देश में। 17,000 प्रकरण देश में पड़े। उन सारे प्रकरणों पर चिंता होगी। 5-10 संपत्तियों पर आरोप है कि कब्जा हो चुका है। नहीं, 5-7 नहीं। डॉक्टर सलीम राज का कहना है, उस पर सरकार क्या निर्णय लेगी? 5-10 संपत्तियों पर कब्जा है। ज्यादा ही होंगे। और वो सारे विषयों पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत और जरूर सरकार भी निर्णय लेगी और न्यायालय के आदेशानुसार काम करेंगे उस पर। गृहमंत्री जी के दौरे की तैयारी माननीय अमित शाह जी का आगमन है। 4 तारीख को रायपुर आएंगे, 5 तारीख को दंतेवाड़ा जाकर के मां दंतेश्वरी के दर्शन, अष्टमी के दिन मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। और मैं सोचता हूं कि हृदय में पुनः अपने संकल्प को वो दोहराएंगे। उस दिन मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा और बस्तर में नालातंक खत्म होगा। बस्तर पंडुम जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि ट्राइबल सोसाइटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन लगभग बस्तर पंडुम अभी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा आयोजन है, इतनी विविधताओं के साथ आयोजन है। बस्तर में गोंड है, मुरिया है, वहां पे हलबा है, भतरा है, दोरला है। इन सारे लोगों के अपने अपने पेय, आभूषण, व्यंजन, बहुत सारी चीजें हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है वहां के लिए। तो मैं बिल्कुल सोचता हूं कि बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें वो सम्मिलित होंगे, कमांडर्स के साथ मिलेंगे। बड़े अभियान किए हैं और फिर रायपुर आना होगा उनका, रायपुर में मीटिंग होगी। ये आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, वो अक्सर ये बोलते हैं कि पंडों के बारे में तो आप लोगों को जानकारी नहीं है, वो तो कई सालों से हो रहा है इस तरह का आयोजन। कुछ भी बोल दे तो उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। एक और विषय आ रहे हैं। आपने उससे पहले कुमार विश्वास को इनवाइट किया है और बस्तर के राम, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? भगवान राम अयोध्या से जब चले थे तो उनके साथ सेना नहीं थी। जब माता सीता का हरण हो जाता है और दशानन रावण, स्वर्ण की लंका वाला रावण, 1000 पुत्र लाखों की सेना वाला रावण, उससे एक पैदल व्यक्ति को, राज्य से निर्वासित व्यक्ति को युद्ध लड़ना होता है। कौन साथ देता है? वो बस्तर की ही जनता थी, वो छत्तीसगढ़ की जनता थी जो उनके साथ सेना बनकर गई थी, नीचे जाकर लंका तक लड़कर आई थी। तो कण कण में बस्तर में राम हैं और इसीलिए कुमार विश्वास जी का ये मैं सोचता हूं कि उनका ये कहना है कि बस्तर के राम, इस विषय पर उनका प्रबोधन होने वाला है। सर, पूर्व सीएम बढ़ाएंगे क्या? नहीं, वो सीबीआई का केस है भैया, वो सेंट्रल की एजेंसी है, मैं उसके बारे में क्या कहूंगा, परंतु जो भी है जांच तो हो रही है। धन्यवाद।